प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के अंतर्गत महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम प्राचीन भारत काल में कालक्रम के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक नगरीय सभ्यता और उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई। और ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले कबीला, कबीले से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने, यानी कि राज्य बनने की प्रक्रिया को हमने उसके अंतर्गत देखा था। आज हम बात करेंगे महाजनपदों की। ऋग्वैदिक काल आर्यों का रचनात्मक काल कहा जा सकता है, जिसमें व्यवस्थाएं निर्मित हुई, यानी कि सभ्यता स्थापित हुई और उस सभ्यता के अंतर्गत व्यवस्थाओं को निर्मित किया गया। उत्तर वैदिक काल परिवर्तन का काल है, जिसमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी जिन व्यवस्थाओं को ऋग्वेद में स्थापित किया गया था उनके अंदर परिवर्धन हमें उत्तर वैदिक काल तक दिखाई देता है। आर्यों ने उत्तर मैदानी इलाकों में बसना प्रारंभ किया तथा वहाँ कबीले के आधार पर जन बने। कबीले का तात्पर्य एक मूल पूर्वज की संतान माना जा सकता है और धीरे धीरे परिवारों की वृद्धि से एक जन में कई कबीले समाहित होने लगे, जिनसे जनपद बने और इन जनपदों का एक मुखिया होता था जिसके निर्देश मान्य थे। यही मुखिया धीरे धीरे राजा में परिवर्तित हुआ तथा समस्त शक्तियाँ उसमें केंद्रित होने लगी। यानी जब कबीला बढ़ा, एक पूर्वज की संतान कबीला बनी और जब परिवार में वृद्धि हुई और कबीला बढ़ा तो उसमें कई कबीले मिलकर एक जन बना और जब कई सारे जन मिले तो एक जनपद बना। तो इन जनपदों का एक मुखिया होता था और सारे जनपद के लोग उसके निर्देश मानते थे और यही मुखिया धीरे धीरे राजा के स्वरूप में परिवर्तित हुआ कि जिसके अंदर समस्त शक्तियाँ केंद्रित होने लगी। अपनी योग्यता एवं वीरता तथा युद्ध प्रियता के बल पर ये राजा जनपद की सीमाओं का प्रसार करने लगे, यानी इन राजाओं में, इन मुखियाओं में जो योग्यता थी, उनमें जो वीरता थी, क्योंकि आर्य स्वाभाविक रूप से स्वभावतः युद्ध प्रिय थे, तो वे वीर थे, योग्य थे और युद्ध प्रिय थे। तो अब उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का प्रसार करना प्रारंभ किया। ऋग्वेद में हमें राजा सुदास एवं दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजा सुदास विजयी हुआ था। इन जनपदों की सीमाओं एवं शक्तियों के विस्तार से ये जनपद महाजनपद में परिवर्तित हुए, यानी जब जनपदों की सीमा और शक्ति में विस्तार हुआ तब जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाभारत काल में उत्तर भारत में अनेक जनपद बसे, जिन्होंने राजतंत्र के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। समस्त देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक महाजनपद बने, जिनमें से कुछ राजतंत्रात्मक व्यवहार के थे तो कुछ में गण जनसमूह का शासन था, अर्थात गणतंत्रात्मक व्यवहार था। ईसा से 1000 वर्ष से लेकर के 500 वर्ष पूर्व तक का काल महाजनपद का काल माना जाता है और उत्तर भारत के तकरीबन पूरे इलाके के अंदर ये महाजनपद फैले हुए थे। और इन महाजनपदों में हमें दो प्रकार के महाजनपद दिखाई देते हैं। कुछ वे महाजनपद जहाँ राजा का शासन था, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और कुछ वे महाजनपद जहाँ पर गण या जनसमूह का शासन था, जो कि गणतंत्रात्मक शासन या महाजनपद कहलाते थे। वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पुराण साहित्य तथा महाकाव्यों में हमें इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी इन महाजनपदों के बारे में हमें वैदिक साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, पुराण साहित्य और महाकाव्यों में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, उनकी सूची मिलती है 16 महाजनपदों की। क्योंकि यह युग परिवर्तन का युग था, अतः हमें इस काल की कोई विशेष पुरातात्विक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। अतः तात्कालिक साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर ही इस काल का इतिहास निर्धारण किया गया है।
यानी यह जो काल है वह परिवर्तन का युग था। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा पुरातात्विक सामग्री इस काल की नहीं मिली है, इसलिए जो साहित्य हमको प्राप्त होता है उसी साहित्य के आधार पर हम इस काल के इतिहास का निर्धारण करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के काल तक इन महाजनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था तथा भू क्षेत्र के विस्तार को लेकर इनमें संघर्ष भी प्रारंभ हो गए थे। यानी ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन इतिहास है। महाभारत में हमें अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों एवं पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। जैसे शूरसेन, केकय, ये राज्य जहाँ राजतंत्र थे, वहाँ अंधक एवं वृष्णि गणतंत्र थे और संघ थे। अर्थात अंधक व वृष्णि गणतंत्र ने मिलकर एक राज्य का संघ बना रखा था। छोटे जनपदों ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े जनपदों में मिलना प्रारंभ किया, जिससे क्षेत्रगत राज्य यानी महाजनपदों का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों का उल्लेख प्रामाणिक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला महाजनपद हम मानते हैं अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में यह क्षेत्र आधुनिक बिहार के भागलपुर में स्थित है। भागलपुर के जो आसपास का इलाका है आधुनिक बिहार में, वह अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। मगध, जिसकी पहले राजधानी गिरिव्रज थी और उसके बाद राजगृह उसकी राजधानी बनी, यह महाजनपद भी दक्षिणी बिहार के पटना के नज़दीक का क्षेत्र था और पटना भी आगे चल कर के मगध की राजधानी बनी, जिसको कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह मौर्यों के समय की बात है, उससे पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी। अगला महाजनपद है काशी और इसकी राजधानी थी वाराणसी। वरुणा और असी नदी के कारण ये वाराणसी बनी और आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो बनारस है का जो क्षेत्र है वह इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या का क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता था। अगला महाजनपद था वज्जी। यह एक संघात्मक गणतंत्र था जिसकी राजधानी वैशाली थी। आधुनिक बिहार में नेपाल की तलहटी का जो क्षेत्र है वह वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। मल्ल, यह भी एक संघ गणतंत्रात्मक संघ था जिसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनगर एवं पावापुरी। आधुनिक बिहार के देवरिया जिला क्षेत्र में यह मल्ल महाजनपद आता था। अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती या शुक्तिमती थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का जो इलाका है, यानी जो झांसी के आसपास का जो इलाका है, वह इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट का जो क्षेत्र है वह इस महाजनपद का अंतर्गत आता था। कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वह इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला महाजनपद है पांचाल, जिसकी 2 राजधानियां थीं, अहिक्षत्रपुर एवं काम्पिल्य। आधुनिक उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड का जो इलाका था, रुहेलखंड का जो इलाका है वह इसके अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। आधुनिक राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर का जो अरावली क्षेत्र है वह इस महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। अगला महाजनपद है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का जो ब्रजमंडल है वह इस महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। 13वां महाजनपद है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। आधुनिक मध्य प्रदेश का मालवा का जो क्षेत्र है वह इसका इलाका माना जाता है। गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी।
आधुनिक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एवं पश्चिमी पंजाब का सीमांत प्रांत गांधार कहलाता है। अगला महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर। आधुनिक पामीर एवं बदख्शा का जो क्षेत्र है, पामीर के जो पठार हैं और बदख्शा का जो क्षेत्र है, वह इस महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। अगला है अशमक। अगला और अंतिम महाजनपद है अशमक, जिसकी राजधानी पौदन्य थी। और आधुनिक आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, वह इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के समय के कुछ गणराज्यों का हमको उल्लेख मिलता है, जो हैं कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य, सुसमारगिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलिये, पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, अल्लकप के बुली और पिप्पलीवन के गौरीय और वैशाली के लिच्छवी। ये जो जनपद हैं, ये 16 महाजनपदों के अतिरिक्त थे तथा उतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसके कारण शक्तिशाली 16 महाजनपदों ने साम्राज्य विस्तार की भावना के कारण इन निर्बल राज्यों को परास्त कर अपने में विलीन करना प्रारंभ कर दिया था। यानी ये उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों ने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो सबसे पहले इन निर्बल राज्यों को परास्त करके अपने अंदर विलीन कर लिया। किंतु ये उपरोक्त राज्य अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे और पड़ोसी महाजनपद के प्रभाव में या तो विलीन हो रहे थे या अधीन हो रहे थे। इस प्रकार विकेंद्रीकृत शासन केंद्रीकृत हो रहा था, यानी जो शक्तियाँ विकेंद्रीकृत थी वो अब केंद्रीकृत हो रहा था, यानी राजतंत्र की ओर शासन व्यवस्था बढ़ रही थी। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। अंग, मगध, चेदी, वत्स, अवंती शक्तिशाली राजतंत्र थे, तो वज्जी एवं मल शक्तिशाली गणतंत्र थे। अंग महाजनपद एक समृद्ध महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो जनपद थे, ये जनपद राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के प्रथम चरण माने जाने चाहिए। यानी जब पहली बार राज्य का निर्माण होना प्रारंभ हो रहा था, जब शक्ति का केंद्रीकरण होना प्रारंभ हो गया था, जब समस्त शक्ति और राज्य केंद्रीकृत होनी प्रारंभ हो गई थी, वह समय 16 महाजनपदों का समय माना जाता है। और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विस्तार की प्रक्रिया हमें 16 महाजनपदों के रूप में दिखाई देती है कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया और साम्राज्य या राज्य का निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। हम अपने अगले लेक्चर में 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद उनके प्रशासनिक ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे।